तलबा अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त 2020 74वां स्वतंत्रता दिवस आप सबको मुबारक, शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम अनोखे राष्ट्रपति ये सबक देखने जा रहे हैं। इसके पहले अनोखे राष्ट्रपति का भाग 1 और भाग 2 देख चुके हैं, तो आज हम इसी सबक का भाग 3 देखने जा रहे हैं। मैं तवज्जो चाहूँगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी ससुराल में जब चले गई, तब बालिका वधू के रूप में चली गई। सम्रांत सम्मानित, प्रतिष्ठित जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार, एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार, परंपरा रीति रिवाज के मुताबिक, परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के मुताबिक, जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। उस रीति रिवाज के अनुसार घंटों सर के सामने बिल्कुल मुंह नीचा करके बैठना लगता था। घंटों से सिर नीचा करके बैठना लगता था। परिणामतः उसका अंजाम यह हुआ, उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई, युवती होकर भी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। देखिए बच्चों, रीति रिवाज के मुताबिक डॉक्टर राजेंद्र बाबू की पत्नी घंटों उन्हें सिर नीचा करके बैठना लगता था। उसका परिणाम, उसका अंजाम यह हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी झुक गई। रीढ़ की हड्डी झुक गई और युवती होने के बावजूद भी, एक जवान लड़की होने के बावजूद भी, एक जवान महिला होने के बावजूद भी वो सीधी तरह से खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था। जो बालिकाओं, जो उनकी पोत्रियां, बेटे के बेटियां, उनके संबंध में राजेंद्र बाबू का बेटियों के, उस बालिकाओं के ताल्लुक से राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था। निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे जो पोत्रियां हैं वो सामान्य बालिकाओं की तरह सीधे सादे रहे, सादगी रहे उनमें और संयम बनाए रखे। हाँ, तो जैसा सामान्य लड़कियां रहती है उसी के मुताबिक मेरे पोतियां भी रहे, ऐसा राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था, स्पष्ट सूचना थी। हाँ, वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वह स्वयं धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उसके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। देखिए बच्चों, उन बालिकाओं में सादगी आ जाए, संयम से रहे और वो बालिकाएं
खादी के कपड़े पहनती थी और वो स्वयं उस कपड़ों को स्वयं धो लेती थी। स्वयं धोना, खुद धो लेती थी। उनके साबुन तेल का व्यय भी, यानी कि व्यय का मतलब है खर्चा, उनका साबुन तेल जो है बिल्कुल, यानी कि जो खर्चा कम था, हाँ सीमित था, सीमित बिल्कुल कम था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। कमरे का झाड़ पोछ करना, साफ सफाई करना, गुरुजनों की खिदमत करना, सेवा करना आदि जो अध्ययन के आवश्यक अंग थे। देखिए, जो राष्ट्रपति के पोत्रियां हैं, राष्ट्रपति के पोत्रियां होने के बावजूद भी उनका व्यय कम था, खर्चा कम था, और जो सामान्य लड़कियां थी रहती हैं उसी तरह ये सीधे सादे रहे, सादगी रहे, इनमें संयम बनाए रखे, और साथ ही साथ कमरे का साफ सफाई करना, झाड़ू पोछ करना ये खुद करना है, और गुरुजनों की सेवा खिदमत करना ये अध्ययन का एक इल्म ग्रहण करने का एक आवश्यक अंग है। ये भी एक हिस्सा है, हाँ पढ़ाई का एक ये हिस्सा है। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। उस समय आज़ादी के पहरेदार, आज़ादी के सैनिक, आज़ादी के सिपाही, उस स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य यानी कि जेल में आना जाना यानी कि रहता था। जहां किसी को जाना हो गंतव्य रहता था। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। तो उस समय जो ये जेल में जाया करते थे आज़ादी के सैनिक, आज़ादी के सिपाही जो जेल में हैं, उसमें से किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बहन और किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमारी सोलापुर यूनिवर्सिटी है, मराठवाड़ा विद्यापीठ जिसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है, सोलापुर पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर, यह हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है। तो इसी यूनिवर्सिटी को विद्यापीठ कहा जाता है। तो विद्यापीठ के छात्रावास हॉस्टल, जहाँ पर लड़कियों का, लड़कों का रहने का इंतज़ाम किया जाता है, उसे हॉस्टल कहते हैं, छात्रावास कहते हैं। छात्रावास में उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चले गई, कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। देखिए, देश स्वतंत्रता के उपरांत, आज़ाद होने के बाद, उन लड़कियों में से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए थे, विद्यापीठ में पढ़ने के लिए आए थे, उन लड़कियों में से कई लड़कियां दिल्ली पढ़ने के लिए चले गई और कुछ विशेष योग्यता, एक आला दर्जे की तालीम हासिल करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हुए, अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती हो गए, पढ़ने चले गए। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। देखो, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र बाबू इस बात को अपवाद रहे। अपवाद रहना विपरीत, अपवाद विपरीत। राजेंद्र बाबू का उल्टा था। देखिए क्या उल्टा था, क्या विपरीत था। हाँ, उनके भारत के राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। देखो, महादेवी जी वर्मा कहते हैं, एक भारत के राष्ट्रपति सदर जमहूरिया होने के बावजूद भी
उनके पौत्रियों के बारे में मुझे चिंता होने लगी, फिक्र होने लगी। बाकी के लड़कियां पढ़ने के लिए, आला दर्जे की तालीम हासिल करने के लिए कहीं अंग्रेजी विद्यालय में चले गए, कहीं दिल्ली चले गए, मगर राजेंद्र बाबू के पौत्रियों का क्या? इस बात की मुझे चिंता होने लगी, फिक्र होने लगी। तब राजेंद्र बाबू का स्पष्ट उत्तर मिला। स्पष्ट उनका कहना देखो क्या है। महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से, कितने सहज भाव से डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी कहते हैं महादेवी बहन जी, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं। जो राष्ट्रपति भवन जिसको इमारत कहते हैं वो मेरी नहीं है। और हम जो लड़कियां डॉक्टर राजेंद्र बाबू यानी कि राष्ट्रपति के पौत्रियां हैं, इसका अहंकार उन लड़कियों को न आए और उन लड़कियों का अहंकार से दिमाग खराब न हो। इस बात की चिंता तुम करो, इस बात की फिक्र तुम करो। वे जैसे रहती आई है, वे आज तक जैसे यानी कि जिस सादगी के साथ, जिस संयम के साथ रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। और कर्तव्य जो है, फर्ज जिसको कहते हैं हम, कर्तव्य जो है ये विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। विलास नहीं यानी कि चैन की चीज नहीं, चैन नहीं, अय्याशी नहीं। कर्तव्य जो आनंद नहीं है, कर्तव्य जो चैन नहीं है, कर्तव्य जो अय्यासी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मनिष्ठा है। कर्म का मतलब काम और निष्ठा का मतलब है श्रद्धा, विश्वास। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी, उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया तब वे दिल्ली आ गई। देखिए राजेंद्र बाबू में तो परिवर्तन आया ही नहीं, वो सत्य की मूरत हैं। उनकी पत्नी में भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन के कमरे से संलग्न राष्ट्रपति का जो भवन है, जो इमारत है, उसके संलग्न, उसके बाजू में उसे लगकर रसोई घर बनाया गया। रसोई घर, किचन, खाना बनाने का कमरा, रसोई घर बनाया गया। तब वह दिल्ली आई। अंत तक वह स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। देखो अंत तक, आखिरी तक स्वयं भोजन बनाकर, खुद भोजन बनाकर पति को खिलाती थी, पति के परिवारों को खिलाती थी, सिवाय परिजनों को भी खिलाया करती थी। जो पति और पति के परिवार के अलावा औरों को भी खाना खिलाती थी और खिलाकर आखिरी में स्वयं खाना खाती थी, सबको खिलाने के बाद। अन्न ग्रहण करना यानी कि खुद खाना खाना, सब खाने के बाद। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूं तो कथा अधूरी हो रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश दिया। देखिए बच्चों, उस महादेवी वर्मा जी कहते हैं
उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य, विशाल भवन में एक अद्भुत, एक अलग सा, एक है ताज्जुब करने वाला आतिथ्य, आतिथ्य का मतलब मेहमानों का सत्कार, मेहमानों का सत्कार, मेहमानों का वेलकम, मेहमान नवाजी। उस भवन में, इमारत में, उस राष्ट्रपति भवन में जो सत्कार हुआ, जो मेहमान नवाजी हुई, उसके बारे में अगर मैं नहीं कहूं तो मेरी ये कथा अधूरी रह जाएगी, ऐसा महादेवी वर्मा कहती है। देखिए क्या थी, उस बालिकाओं की दादी यानी राजेंद्र बाबू की पत्नी ने महादेवी जी वर्मा को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण देना, दावत देना, दावत दिया। साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का आदेश दिया। प्रयाग जो इलाहाबाद का दूसरा नाम, जो पहले इलाहाबाद फिर आज जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और प्रयाग बच्चों, प्रयाग में एक त्रिवेणी संगम हुआ है, गंगा जमुना सरस्वती, इन 3 नदियों का जहां पर संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, इन 3 नदियों का जहां पर त्रिवेणी संगम है वो है प्रयाग। हां, प्रयाग से आते समय सिरकी से बने हुए 1 दर्जन सूप लाने का आदेश दिया। सूप सिरकी से बने हुए, सिरकी, सिरकी सरकंडा, जो सूप आपको मालूम है, जो अनाज पछोरने का जो सूप होता है, अनाज पछोरते हैं हम घर में, जो खाना रोटियां रखने की जो चंगेरी होती है, उन जो घास होता है वो जो काड़ा होते हैं उसे बोलते हैं सिरकी। हाँ, उसे बोलते हैं सिरकी, उसे सरकंडा भी कहा जाता है, उसे सरकंडा भी कहा जाता है। हाँ, सिरकी से बने 1 दर्जन, दर्जन जिसे हम डजन कहते हैं, सूप लाने के लिए आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं। बच्चियों की दादी, बालिकाओं के दादी ने बार बार इल्तिजा किया, आग्रह करना, बार बार इल्तिजा किया कि मेरे लिए इतना कष्ट तुम अवश्य उठाए, यानी कि आते समय किसी हालात में भी आप सिरकी से बने हुए सूप लाए और इस सूप लाने का कष्ट उठाए। इसी तरह का बार बार इल्तिजा करने के बाद, हाँ, करने के बाद इस सूप लेकर मैंने चले गई। उस समय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य देखिएगा, जब मैंने सूप लेकर दिल्ली चले गई तब प्रथम श्रेणी, जो रेल का प्रथम श्रेणी का टिकट मैंने निकाला और प्रथम श्रेणी के डिब्बे में मैंने वो सूप टंगाए, ऊपर लटकाए, टंगाए, और जो टंगाने के बाद जो दृश्य उत्पन्न हुआ, जो नजारा उत्पन्न हुआ, उससे भी अधिक विपरीत दृश्य तब हुआ। कब हुआ? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। जब मैंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सफर किया और सफर के दौरान उस सूपों को, जो 1 दर्जन सूप हैं, रेल में टंगाया, लटकाए, और वो जो दृश्य था, जो नजारा था, उससे भी एक विपरीत नजारा, अजीब सा नजारा महादेवी वर्मा को अनुभव करना लगा। देखिए कौन सा नजारा है। जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। देखो वो नजारा, जो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जो लटकाया हुआ नजारा
था, उससे भी विपरीत, उससे भी अजीब सा नजारा वो था जो राष्ट्रपति भवन से एक बड़ी कार आई और वो कार के ऊपर जो सूप रखे गए, वो नजारा बहुत ही यानी कि मेरे लिए अद्भुत था। हाँ, राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। वो नज़ारा देखकर जो बड़ी गाड़ी पर, राष्ट्रपति की बड़ी गाड़ी पर वो रखा गया है और जब वो गाड़ी राष्ट्रपति भवन के पास पहुंची, दरवाजे के पास पहुंची, हर दरवाजे में सलाम ठोकने वाले सिपाही खड़े थे, पहरेदार खड़े थे। वो नज़ारा देखकर वो सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली हो गई। विस्मय से खुली होना, ताज्जुब से, हैरत अंगेज से उनकी आंखें खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पर पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामी ने मुझे अंक में भर दिया। ऐसी भेंट, ऐसा उपहार, ऐसी सौगात, ऐसी गिफ्ट लेकर कोई अतिथि कभी वहां पर पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तात्कालीन स्वामिनी, भवन की यानी कि राष्ट्रपति भवन की तात्कालीन स्वामिनी, उस समय की मालकिन, स्वामिनी मालकिन, और वो मालकिन ने, स्वामी ने मुझे अंक में भर दिया। अंक में भरना, गले लगा लिया। बच्चों समझ में आ रहा होगा? हाँ, राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। देखिए, राजेंद्र बाबू और उनकी धर्म पत्नी सप्ताह में, हफ्ते में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करती थी, यानी कि उपवास रखती थी, रोजा रखती थी। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन वहां पर पहुंची, इत्तेफाक से, संयोग इत्तेफाक से उस दिन मैं वहां पर पहुंची। अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन करूंगी। अतः उनकी जिज्ञासा, उनकी इच्छा थी, जब मैं मेहमान बन के चले गई तो उनकी इच्छा थी कि मैं कैसा भोजन ग्रहण कर, कैसा भोजन खाऊंगी, यानी कि कैसा भोजन मैं करूंगी। आप क्या खाते हैं पूछते हैं ना मेहमान को, आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या खाओगे, ऐसा पूछते हैं ना। उसी तरह उनकी एक जिज्ञासा थी, इच्छा थी कि आप क्या खाएंगे, कैसा भोजन पसंद करोगे। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की इच्छा की। देखो, उपवास है, मेजबान, हम मेहमान बन के चले गए, लेकिन मेजबान जो हैं वहां पर क्या है, रोजा है, उपवास है, और मेजबान को, आतिथ्य को तकलीफ न देना और उनका साथ देना उचित समझकर, उचित समझना, उनको साथ देना, उनका साथ देना उचित समझकर, उचित योग्य समझकर मैंने निरन्न भोजन की इच्छा प्रकट की। निरन्न भोजन अनाज रहित, बिल्कुल अनाज नहीं। अभी अनाज नहीं तो क्या खाएंगे, यानी कि फल फलावल खाएंगे, फल खाएंगे भोजन में। हाँ, निरन्न का मतलब अनाज रहित, बिल्कुल अनाज नहीं, सिर्फ फल वगैरह। इच्छा एक प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। फलाहार के साथ जो फल है, फल के साथ उत्तम भोजन खाने की इच्छा, उत्तम भोजन करने की कल्पना, हर एक इंसान को कल्पना आती है। जैसे कि हम इफ्तार में बैठते हैं, इफ्तार में तरह तरह के दस्तरखान पर तरह तरह की चीज़ें हैं, खाने पंच पकवान रखे हैं, तो उस समय तो हर इंसान को इच्छा खाने की, फलाहार के साथ खाद्य खाने की, उत्तम खाद्य खाने की कल्पना, ये स्वाभाविक है हर इंसान की, यानी कि एक ये सिफत है कि अच्छा सा अच्छा खाना खाए, हाँ, लजीज खाना खाए वगैरह। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है। तो महादेवी जी कहती है सामान्यतः और हकीकत में
देखिएगा, बाकी के दिनों से जो रोज़े के महीने हैं, यानी कि रमज़ान का महीना है, रोज़े के दिन हैं, उस समय हमारा खाना बहुत ही तगड़ा, बहुत ही लजीज, बहुत ही तरह तरह के खाने हम बनते हैं हमारे घर में, है कि नहीं। तो उसी तरह उपवास के दिन अन्य दिनों के अपेक्षा, अन्य दिनों के अलावा जो रोजे में है, जो उपवास के दिन है, उस दिन अधिक व्यय साध्य हो जाता है, वे शायद यानी कि महंगा लजीज खाना यानी कि होता है। और उस दिन हम भांति तरह तरह के फूल, मेवे, मिष्टान, मिठाई आदि एकत्र कर लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यानी कि रमज़ान में इफ्तार के वक्त तरह तरह के खाने दस्तरखान पर रखे जाते हैं, महंगे खाने रखे जाते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले हुए आलू खाकर पारायण करते देखा। मैंने आज भी वो संध्या, वो वक्त, शाम का वक्त मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति सदर जमहूरिया एक सामान्य इंसान की तरह ज़मीन पर, धरती पर बैठकर यानी कि उपवास छोड़ रहे हैं। उपवास के उपरांत केवल, देखो, उपवास होने के बावजूद भी केवल उबले हुए आलू खाकर उन्होंने उपवास छोड़ दिया। पारायण करना, संपूर्णता, एंडिंग करना, हाँ, उपवास छोड़ना, जैसे कि इफ्तार करना, उसी तरह उसे पारायण कहते हैं। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। मुझे भी, यानी कि मैं भी राजेंद्र बाबू की तरह वो उबले हुए आलू खाते देखकर उनकी दृष्टि में, उनके नज़र में एक संतोष था, एक बहुत ही खुशी की लहर थी। ओठों पर बालकों जैसी, बच्चों की तरह, ओठों पर बच्चों की तरह एक मंद मुस्कान थी, हंसी झलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण, जीवन मूल्यों की परख करना, बच्चों, जीवन मूल्य जिंदगी जीने का तरीका, जीवन मूल्य जिंदगी जीने का तरीका, व्यक्ति प्रतिष्ठा का आकलन उसके जीवन मूल्यों से होता है। बच्चों ध्यान में रखो, हाँ, व्यक्ति के प्रतिष्ठा का आकलन उसके जीवन मूल्यों से होता है। वो जिंदगी किस तरह बिताता है, जिंदगी किस तरह गुजारता है, जिंदगी का तरीका, चलने का तरीका, जिंदगी बिताने का तरीका क्या है, इसके पर ये जो जीवन मूल्य हैं, जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण, ऐसी दृष्टि थी, राजेंद्र बाबू ऐसी थे, जीवन मूल्यों की परख करते थे। ध्यान में रखिएगा, जीवन मूल्यों की परख के दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। देश रत्न भारत देश में दी जाने वाली देश रत्न, देश का रत्न, ये उपाधि उन्हें मिली। उन्हें क्या कहेंगे, उसे अवार्ड मिला। मन की सरलता, बहुत ही सच्चे दिल के, बहुत ही स्वच्छ दिल के, बहुत ही सरल इंसान, उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु, जिसका कोई दुश्मन नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं, उन्हें अजात शत्रु कहते हैं, बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, देखिएगा, महादेवी वर्मा जी जो हिंदी साहित्य की महान लेखिका जो है, वो कहती है, क्या कहती, देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा को बार बार प्रश्न उठता है, सवाल उठता है, क्या वो सांचा टूट गया? क्या वो सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? क्या वो सांचा, क्या वो मशीन टूट गई? क्या वो मशीन खत्म हो गई जो कि जिसमें ऐसे कठिन, ऐसे कोमल
चरित्र ढलते थे, ऐसे कठिन, सख्त से सख्त, कोमल से कोमल, कोमल का मतलब है बिल्कुल नर्म, बिल्कुल मुलायम दिल के ऐसे चरित्र, चरित्र का मतलब किरदार ढलते थे, ऐसे चरित्र तैयार होते थे, ऐसे किरदार तैयार होते थे। वो मशीन आज कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ खत्म हुई। बच्चों, अनोखे राष्ट्रपति महादेवी जी वर्मा का ये पाठ 3 भाग में विभाजित किया गया है। मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझेगा